Hello students, welcome to our Don Bosco School. Myself Sanjeev Kumar Pathak, and today we are going to start the next lecture of the class 10th biology. Clear? In the last lecture, I gave the concept of excretory system, human excretory system. It means last lecture हमने basically क्या डिस्कस कर लिया था, एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस कर लिया था. ह्यूमन में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे हो रही है इस चीज को हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया था. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम लास्ट के लेक्चर में खत्म हो गया था. आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हमने लास्ट के लेक्चर में कर लिया था. और कौन कौन से पार्ट्स बताए थे आपको, उसमें बताया था क्या होगा, किडनी होगा, यूरेटर होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा, क्या क्या होगा, किडनी होगा, यूरेटर होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा और यूरिथ्रा होगा. इन चार चीजों से क्या कंस्टिट्यूट हो रहा था, आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंस्टिट्यूट हो रहा था. क्या कंस्टिट्यूट हो रहा था, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे किससे बना हुआ है, किडनी से बना हुआ है, यूरेटर से बना हुआ है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा से मिलकर कंस्टिट्यूट हुआ है. तो चलिए आज हम उसके आगे प्रोसीड करते हैं और बेसिकली आज हम क्या डिस्कस करेंगे, उन सारे पार्ट्स को डिटेल डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि हर पार्ट का एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है. तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. उससे पहले एक चीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे क्या होगा, कोई भी नई वीडियोस अपलोड होती है तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. इस पे क्लास 6, 7, 8, 9, 10 मतलब 6 to 12 तक के सारे लेक्चर्स क्या होते हैं, अपलोड होते हैं सब्जेक्ट वाइज टीचर. तो जो भी आपके होंगे क्या लेक्चर्स अपलोड होंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. दूसरी चीज ये, जो भी डाउट हुआ करे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसमें कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है. अगर कोई भी डाउट हो रहा है, सबको डाउट होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको डाउट होता है, छोटा भी डाउट हो सकता है, बड़ा भी डाउट हो सकता है. लेकिन अगर कोई भी डाउट क्रिएट हो जाएगा और आप उसको क्लियर नहीं करोगे तो उससे होगा क्या कि चीजें फिर आगे धीरे धीरे चीजें समझ में आना क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगे. तो वो तो ज्यादा अच्छा है नहीं. इससे बेटर है कि आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए, इससे हमें भी पता चलता रहेगा कि क्या डाउट क्रिएट हो रहा है, क्या चीजें ऐसी हैं जो चीजें में डाउट आ रहा है. ठीक है, उसको थोड़ा बेटर करने की कोशिश की जाएगी. दूसरी चीज, जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप क्या करो, प्लेलिस्ट पे विजिट करो, वहां क्लास 10 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको लेक्चर्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके लेक्चर्स मिल जाएंगे. तो इसके पहले का लेक्चर देख लिया, फिर इसको प्रोसीड करिएगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा. बात समझ में? तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. एक फ्रेश हेडिंग डालिए फटाफट, किडनी. चलिए सब लोग हेडिंग लगाएंगे, दैट इज किडनी. किडनी, किडनी क्या होता है बताइए, किडनी क्या होता है. देखो हमने कल बताया था कि ये क्या होगा कि जो ह्यूमन में, ये सबसे पहली चीज, ह्यूमन की केस में जो किडनी है ये क्या होता है, इट इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ये क्या होता है, इट इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ये क्या होता है, इट इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन. तो इन केस ऑफ ह्यूमन इट इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन. ह्यूमन के केस में एक ऐसा ऑर्गन होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मतलब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. किस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. किसमें, ह्यूमन के केस में. तो ह्यूमन के केस में किडनी क्या है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है. क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और सबको बता चुका हूं एक्सक्रीशन मतलब किसकी बात कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. मतलब इसके थ्रू क्या किया जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल किया जाएगा. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा. बात समझ में आई. दूसरी चीज अगर हम देखें कि किडनी जो होता है ये ह्यूमन के केस में, किसके केस में हम डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ ह्यूमन के केस में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, ह्यूमन के केस में डिस्कस कर रहे हैं. तो जो किडनी होता है बेसिकली ये ह्यूमन के केस में प्रेजेंट कहां होता है, एग्जिस्ट कहां कर रहा होता है. तो लिख लीजिएगा कि इट इज प्रेजेंट इन, या इट इज लोकेटेड, यहां लिख लीजिएगा इट इज लोकेटेड, it is located,
बैक साइड लोअर बैक साइड एब्डोमिनल रीजन, तो जो किडनी होता है ये कहां एग्जिस्ट करता है? बॉडी के बैक साइड में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? बैक साइड में एग्जिस्ट करता है, बैक साइड में। और किस रीजन में एग्जिस्ट करता है? एब्डोमिनल रीजन में एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। और ये किस साइड एग्जिस्ट करता है? जो वर्टिब्रल कॉलम है, उस वर्टिब्रल कॉलम के नोटोकॉर्ड, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके दोनों साइड, बैक साइड में एब्डोमिनल रीजन में एग्जिस्ट कर रहा होता है। आपको मैंने बता दिया है, पहले भी डिस्कस किया था कि जो बॉडी होती है, इस बॉडी को बेसिकली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया ह्यूमन बॉडी को। पहला क्या होता है? दैट इज हेड होता है। दूसरा क्या होता है? थोरैक्स होता है। और तीसरा क्या होता है? एब्डोमेन। तो जो किडनी है ये किस रीजन में एग्जिस्ट करती है? एब्डोमेन वाले रीजन में एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आई? दूसरी चीज अगर हम बात करें तो जो किडनी होता है इसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? तो जो रिब केज होता है, क्या होता है? बॉडी में जो हमारा ये चेस्ट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है? रिब्स प्रेजेंट होती है। तो इसका जो लास्ट रिब होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किडनी को। तो आप क्या कह सकते हो कि द लास्ट रिब, लिख लीजिए यहाँ पे कि द लास्ट रिब ऑफ द रिब केज provide protection to the kidney। हमने क्या कहा कि द लास्ट रिब ऑफ द रिब केज का जो लास्ट रिब होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है? किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो जो किडनी वाला रीजन एग्जिस्ट कर रहा है, उस किडनी वाले रीजन को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? लास्ट रिब्स प्रोवाइड करती है रिब केज की। जो रिब केज की लास्ट रिब है वही क्या कर रही होती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। बात समझ में आई यहाँ तक? दूसरी चीज अगर हम देखें किडनी के केस में, किसका कलर कैसा होता है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए किसका कलर कैसा होता है। तो नेक्स्ट लिख लीजिए इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। यहाँ पे लिख लीजिए इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ये कलर में क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। तो रेडिश ब्राउन इन कलर में क्या होगा? रेडिश ब्राउन होगा। दूसरी चीज अगर हम देखें कि जो किडनी होता है इसका लेंथ कितनी होती है, कितनी लॉन्ग होती है, कितनी विड्थ होती है, तो ये क्या होता है? 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले शेप कैसा होता है? तो इसका शेप कैसा होता है? बीन शेप होता है। और इसकी लेंथ लॉन्ग कितना होता है? ये 10 सेंटीमीटर क्या होगा? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और 6 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी विड्थ होती है। तो कितना इसकी लॉन्गनेस कितनी है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 6 सेंटीमीटर की क्या होती है? विड्थ होती है। बात समझ में आई? दूसरी चीज अगर हम डिस्कस करें कि जो किडनी होता है, ये किडनी बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? हमने बताया एक्सक्रीशन के लिए, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। बात समझ में? दूसरी चीज जो किडनी होता है, जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम देखें, सपोज ये क्या है, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे किडनी बना देते हैं। सपोज ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है? किडनी एग्जिस्ट कर रही है। सपोज ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है? किडनी। तो जो किडनी होता है उसके फ्रंट वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट में एक डिप्रेशन पाया जा रहा है। ये क्या पाया जा रहा है? एक डिप्रेशन पाया जाता है। ये डिप्रेशन पाया जा रहा है। और इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? नॉच। क्या पाया जाता है? नॉच। और इसी नॉच को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इस नॉच को हम क्या कहते हैं? हाइलम। दिस नॉच इज कॉल्ड हाइलम। इस नॉच को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। तो ये जो नॉच प्रेजेंट होता है जिसे हम हाइलम कह रहे हैं, ये बेसिकली किसको प्रमोट करता है? एंट्री को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है? एंट्री ऑफ द ब्लड वेसल्स। यहां से ब्लड वेसल्स और यूरेटर्स क्या हो रहे होते हैं? एंटर हो रहे होते हैं। तो जो ब्लड वेसल्स है, यूरेटर है, वो इसी पार्ट से क्या होगा? एंटर होगा। तो यहां पे लिख लीजिएगा कि इन किडनी, स्टेटमेंट लिख लीजिए,
in kidney a notch is present called हाइलम। क्या प्रेजेंट होता है? एक नॉच प्रेजेंट होता है, उस नॉच को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? किडनी में एक नॉच प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? हाइलम कहेंगे। वो क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लिख लीजिएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ, लिख लीजिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ किसकी एंट्री कराता है? ब्लड वेसल्स की एंट्री होगी, एंट्री ऑफ ब्लड वेसल्स एंड, और किसकी एंट्री कराएगा? ब्लड वेसल्स तो इंटर होते ही हैं, इसके साथ साथ यूरेटर भी क्या होता है? इंटर होता है। बात समझ में आई? तो किसको प्रमोट करता है? ब्लड वेसल्स और यूरेटर की एंट्री को प्रमोट करता है। तो यही जो डिप्रेशन पाया जा रहा था, इसी डिप्रेशन को नॉच कह रहे थे। नॉच मतलब नॉच को ही क्या कह रहे थे? हाइलम कह रहे थे। अब इस हाइलम से होता क्या एक्चुअल में? ये जो हाइलम होता है, यहां पर किसकी एंट्री होती है? ब्लड वेसल्स की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है? ब्लड वेसल्स। यहां से क्या एंटर होता है? ब्लड वेसल्स इंटर होता है। ठीक है, तो यहां पर किसकी एंट्री होती है? ब्लड वेसल की एंट्री होती है। और इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स की एंट्री तो होगी, इसके साथ साथ यहां से क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहा होता है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेटर कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है? जो नॉच होता है, जो हाइलम, हमने क्या कहा यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? नॉच, जिसे क्या कहते हैं? हाइलम। उसी नॉच से क्या होता है? नॉच इज प्रेजेंट कॉल्ड हाइलम। और ये जो नॉच प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं? हाइलम। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एंट्री ऑफ ब्लड एंड यूरेटर। यहाँ पे किसकी एंट्री हो रही है? ब्लड वेसल्स की एंट्री हो रही है। और किसकी क्या यहाँ से फॉर्म हो रहा है? यूरेटर फॉर्म हो रहा है। तो इन दोनों चीजों को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात समझ में आई? दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिख लीजिए यहाँ पे, कि जो आपका किडनी होता है वो किससे कंसिस्ट होता है? तो कंसिस्ट किससे होता है? इट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। तो लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि किडनी इज कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। जो किडनी होता है, ये किडनी किससे कंस्टिट्यूट होता है? किडनी इज कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। ये कई नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। तो आई होप कि क्लियर हो चुका होगा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, कि जो किडनी है ह्यूमन के केस में ये क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्सक्रीशन के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल करता है। दूसरी चीज, ये कहां प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल रीजन में, बैक साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो बॉडी है इसको 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। यहां तक जो पार्ट होता है ये हेड होता है, यहां तक जो पार्ट होता है थोरैक्स, इससे बिलो जो पार्ट होगा वो क्या होगा? एब्डोमेन। उससे नीचे जो होता है वो क्या होता है? लोअर एब्डोमिनल रीजन होता है। दूसरी चीज, यहां पे जो आपकी लास्ट रिब होती है, ये जो आपकी है ये पूरा रिबकेज होता है। इस रिबकेज की जो लास्ट रिब होती है, ये लास्ट रिब क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है किडनी को किसी भी एक्सटर्नल इंजरी से। दूसरी चीज, जो किडनी होता है उसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन इन कलर होते हैं। दूसरी चीज, शेप कैसा होता है? बीन शेप। अगर हम बात करें कि इसकी लॉन्ग की लेंथ कितनी होती है, तो ये क्या होता है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। क्या होता है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। और अगर हम बात करें कि इसकी विड्थ कितनी होती है, तो विड्थ कितनी होती है? दैट इज 6 सेंटीमीटर। कितना होता है? 6 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? विड्थ होती है। दूसरी चीज, जो किडनी होता है, इस किडनी में एक नॉच एग्जिस्ट करता है या एक डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइलम। और इसी हाइलम के थ्रू इन ब्लड वेसल्स का और इस यूरेटर की क्या होती है? एंट्री हो रही होती है। दूसरी चीज, जो किडनी होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। ये कई नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब नेफ्रॉन क्या होता है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए,
स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे प्रोसीड करते हैं कि हमने ये तो कह दिया कि किडनी किससे बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, ये मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से मिलके कंस्टिट्यूट हो रहा होता है। तो किडनी क्या है, ये मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से, कई नेफ्रॉन से मिलके कंस्टिट्यूट होता है। अब जब किडनी केवल नेफ्रॉन से ही मिलके बना है तो आप क्या कह सकते हो कि नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, क्या कह सकते हो, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, क्या कह सकते हैं, नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जो नेफ्रॉन होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों, क्योंकि उसी नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है किडनी। फंक्शनल यूनिट क्यों, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है एक्सक्रीशन करना, उस फंक्शन को भी कौन शो करता है, नेफ्रॉन ही कर रहा होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो यहां पे नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, नेफ्रॉन हेडिंग डालिए सब लोग, फटाफट हेडिंग लगाइए, नेफ्रॉन, 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 नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन क्या होता है, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पे लिखिएगा नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन क्या है, इट इज द, यहां पे लिख लीजिए स्टेटमेंट कि नेफ्रॉन क्या है, इट इज द स्ट्रक्चरल, it is the structural and functional unit of kidney, unit of kidney। हमने क्या कहा, it is structural and functional unit of kidney। ये किडनी की क्या होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। मतलब ये क्या करेगा, किडनी का स्ट्रक्चर भी बनाएगा और उसके फंक्शन को भी क्या करता है, कर रहा होता है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी का क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, कौन, नेफ्रॉन। दूसरी चीज, इसको क्यों कहते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इस चीज को देखिएगा। बेसिकली जो नेफ्रॉन होता है इसको हमने कह तो दिया कि नेफ्रॉन क्या है, इट इज स्ट्रक्चरल, हमने दो चीजें कही यहाँ पे कि ये क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, ये क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। और क्या है दूसरा, हमने क्या कहा, एंड फंक्शनल यूनिट। हमने कहा ये क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट। क्यों कहा, इस चीज को कैसे एप्लीकेबल है, कैसे इस चीज प्रूफ होगी। देखो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। देखो सबसे पहली चीज कि अगर हम स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो जो किडनी होता है, ये किडनी, द किडनी इज कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। जो किडनी होता है ये क्या होता है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से बना होता है, कई नेफ्रॉन से कंस्टिट्यूट हो रहा होता है किडनी, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन से कंस्टिट्यूट हो रहा होता है। तो आप अगर बताओ, अगर नेफ्रॉन नहीं होगा तो क्या किडनी का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। दूसरी चीज, किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी का फंक्शन जो होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किडनी का फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ, किसका एक्शन करता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। किसका एक्शन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रीशन का काम करता है कौन, किडनी। इसीलिए हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट कहते हैं नेफ्रॉन को। समझो कैसे। अब हमने कहा नेफ्रॉन से ही मिलके क्या बन रहा है, किडनी बन रहा है। और ये जो फंक्शन शो कर रहा है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो शो हो रही है, ये भी कौन करता है, नेफ्रॉन ही कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है, नेफ्रॉन। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे करेगा, लेकिन अभी इतना समझो कि जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो भी कौन कर रहा होता है, नेफ्रॉन कर रहा होता है। तो एक्सक्रीशन का जो फंक्शन है वो भी नेफ्रॉन कर रहा है और नेफ्रॉन उसको बना भी रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो नेफ्रॉन है, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये किडनी का क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। दूसरी चीज जो होती है नेफ्रॉन के केस में, अगर हम डिस्कस करें कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो यहां पे लिख लीजिएगा कि नेफ्रॉन इज कंसिस्ट ऑफ, यहां पे लिख लीजिए
तो कौन कौन से पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, पता है कुछ? देखो नेफ्रॉन के पार्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला पार्ट जो होता है, दो पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, एक क्या होता है आपका ग्लोमेरुलस होता है, या कह सकते हैं कि मैलफिजियन बॉडी होती है, और दूसरा क्या होता है नेफ्रिक ट्यूब्यूल होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि नेफ्रॉन, या हेडिंग डाल लीजिए कि कंपोनेंट ऑफ या कंपोनेंट में डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख लो, हेडिंग डाल दो, यहां पे लिखो हेडिंग, सॉरी स्टेटमेंट लिखो कि नेफ्रॉन इज कंसिस्ट ऑफ two component, तो हमने क्या कहा, नेफ्रॉन इज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट। जो नेफ्रॉन है वो कितने कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट हो रहा है, दो कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट हो रहा है। वो दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, दीज कंपोनेंट्स आर, फर्स्ट कंपोनेंट क्या है जो इसको कंस्टिट्यूट करेगा, हमने क्या तो दिया कि इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट हो रहा है। पहला कंपोनेंट कौन सा है इसका, बताइए फटाफट। पहला कंपोनेंट अभी बोला हूं मैलफिजियन, लिख लीजिए मैलफिजियन बॉडी। पहला कंपोनेंट क्या है, मैलफिजियन बॉडी है, और दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, दैट इज नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। क्या होता है, नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। बात समझ में आई? तो यहां पे हमने क्या कहा कि जो नेफ्रॉन है, यहां पे चाहो तो लिख भी लो, ज्यादा इजी होगा, कि जो नेफ्रॉन है ये नेफ्रॉन कितने कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट हो रहा है, दो कंपोनेंट से। कितने कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट हो रहा है, दो कंपोनेंट से। कौन कौन से कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है मैलफिजियन बॉडी, दूसरा कंपोनेंट है नेफ्रिक ट्यूब्यूल। मैलफिजियन बॉडी के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा, पहला होता है ग्लोमेरुलस, और दूसरा क्या होता है, दैट इज बोमेन कैप्सूल। क्या होता है, बोमेन कैप्सूल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मैलफिजियन बॉडी दो कंपोनेंट से बनेगा, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल से। और जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, बेसिकली तीन कंपोनेंट से कंस्टिट्यूट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट होता है इसका, दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट क्या, दैट इज पीसीटी। क्या होता है, पीसीटी, फुल फॉर्म में बताऊंगा, सुन लो, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अभी जब डिटेल करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है एलओएच। एलओएच क्या है, दैट इज लूप ऑफ हेनले। और तीसरा होता है दैट इज डीसीटी। डीसीटी मतलब डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो तीन कंपोनेंट्स हैं इसके। कौन कौन से कंपोनेंट है, पहला है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा है लूप ऑफ हेनले, और तीसरा है डीसीटी डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बात समझ में आई? यहां पे एक चीज और याद रखिएगा कि जो लूप ऑफ हेनले है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया, किसमें, पहला असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। देखिए लूप ऑफ हेनले क्या होता है, दो होगा, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, एलओएच से लिख रहा हूं लूप ऑफ हेनले, और दूसरा क्या होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। दूसरा क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले दो होते हैं, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, दूसरा डिसेंडिंग। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि जो नेफ्रॉन होता है, इसे हमने क्या कहा, नेफ्रॉन को हमने कहा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा। तो जो नेफ्रॉन होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, ये दो कंपोनेंट से बनता है, किससे, मैलफिजियन बॉडी से और नेफ्रिक ट्यूब्यूल से। मैलफिजियन बॉडी दो कंपोनेंट से बनेगा, ग्लोमेरुलस, बोमेन कैप्सूल, और जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल है वो तीन कंपोनेंट से, टीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, एक कंपोनेंट और लिख लो यहां पे, कलेक्टिंग डक्ट, सीडी। एक कंपोनेंट यहां पे छोटा सा लिख लीजिए, सीडी। क्या लिखेंगे, सीडी, कलेक्टिंग डक्ट होता है। बात समझ में आई? इसमें जो लूप ऑफ हेनले है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और दूसरा क्या होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले।
बात समझ में आई? जैसे अगर आप चाहो तो ऐसे डायग्राम देखो, अभी बहुत नॉर्मल सा देखा जाएगा बट अभी डिटेल करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अभी इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसे मान लो नॉर्मली अगर हम बना रहे हैं तो ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को बोमन कैप्सूल, और ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और इस वाले पार्ट को कप से बाउल शेप जो है उसे बोमन कैप्सूल। ये जो होता है ये पीसीटी, और ये जो नीचे जा रहा है इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डीसीटी। इसे हम क्या कह रहे होते हैं, डीसीटी कह रहे होते हैं। क्या कहते हैं? डीसीटी कहते हैं। बात समझ में आई? तो इस वाले पार्ट को आप क्या कहोगे, सॉरी डीसीटी कहो, इसको आप क्या कहोगे, पीसीटी कहोगे। क्या कहोगे? पीसीटी। ये जो पूरा होता है इसे आप क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। और ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये 4-5 कंपोनेंट हो गए आपके। ये क्या हुआ, बोमन कैप्सूल। ये क्या हुआ, ग्लोमेरुलस। ये क्या हुआ, पीसीटी। ये क्या हुआ, डीसीटी। क्या हुआ, डीसीटी। ये क्या हुआ, लूप ऑफ हेनले। और ये क्या हो गया, कलेक्टिंग डक्ट सीडी। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट जो बताया था वो क्या था, मैल्फिजियन बॉडी था। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, पहले मैल्फिजियन बॉडी को डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। अब सब लोग फटाफट हेडिंग लगाओ, मैल्फिजियन बॉडी। हेडिंग लगाइए सब लोग, मैल्फिजियन बॉडी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, देखिए समझिए इस चीज को। बेसिकली जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की केस में सबसे पहली चीज ये होती है कि जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में जो नेफ्रॉन है, बेसिकली जो नेफ्रॉन है उसके जो हमने पार्ट्स डिस्कस किए वो कौन कौन से हैं। तो चलिए डायग्रामेटिक उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है ये आपका क्या है, दैट इज बोमन कैप्सूल। ये आपका क्या हो गया, दैट इज पीसीटी। को छोटा बनाता हूं और बड़ा बड़ा, ये आपका हो गया दैट इज बोमन कैप्सूल। एक सेकंड डायग्राम बना लिया है। इसमें ये क्या होता है, दैट इज ग्लोमेरुलस। देखिए ये जो पार्ट एग्जिस्ट करता है, दैट पार्ट दैट इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल। इसे क्या कहते हैं, बोमन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट एग्जिस्ट करता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। तो आप जानते हो जो ग्लोमेरुलस होता है दैट इज द फर्स्ट पार्ट,
और जो बोमन कैप्सूल है दैट इज द सेकेंड पार्ट। ये ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, पहला कंपोनेंट बनता है दैट इज कॉल्ड मैल्फिजियन बॉडी। इन दोनों को मिला के पहला कंपोनेंट बनता है दैट इज कॉल्ड मैल्फिजियन बॉडी। क्या बनता है, मैल्फिजियन बॉडी बनती है। बात समझ में आई कि जो बोमन कैप्सूल है और जो ग्लोमेरुलस है दोनों को अगर कंबाइन करें तो क्या बनेगा, मैल्फिजियन बॉडी। मतलब इतने पार्ट को मिला के हम क्या कहते हैं, मैल्फिजियन बॉडी। अब ये पीसीटी, ये लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट, इन सभी को मिला के मतलब यहां से लेकर के यहां तक के पार्ट को आप क्या कहते हो, दैट इज कॉल्ड कलेक्ट नेफ्रिक ट्यूब्यूल। उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नेफ्रिक ट्यूब्यूल। यहां से यहां तक का पूरा पार्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रिक ट्यूब्यूल। इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नेफ्रिक ट्यूब्यूल। ये क्या होता है, नेफ्रिक ट्यूब्यूल होता है। अब इस नेफ्रिक ट्यूब्यूल में फर्दर कंपोनेंट्स हैं। ये जो कंपोनेंट है फर्स्ट वाला, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पीसीटी। क्या कहते हैं, पीसीटी। ये जो पार्ट होता है, ये आप देख रहे हो ये नीचे के साइड जा रहा है, ये जो पार्ट है ये क्या हो रहा है, नीचे के साइड जा रहा है, बिलो साइड जा रहा है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। नाम लिखिएगा, इसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ये जो पार्ट होता है ये ऊपर की साइड जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये जो एग्जिस्ट करता है, ये जो पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, या इसी को आप क्या कहते हो, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। बात समझ में आई। और इसमें से क्या होता है, एक रीनल आर्टरी और एक रीनल वेन होती है। ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ग्लोमेरुलस होती है। ठीक, तो समझ में आया, बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलके मैल्फिजियन बॉडी, पीसीटी, नेफ्रिक ट्यूब्यूल, यहां से यहां तक पूरा नेफ्रिक ट्यूब्यूल है। तो पीसीटी क्या, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और ये जो पार्ट होता है इसको लेबल करें, दैट इज कॉल्ड डीसीटी। इसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डीसीटी। ये डीसीटी होता है। और ये क्या होता है, सीटी या कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं इसको। बात समझ में आई। अगर फुल फॉर्म लिखो तो डीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, इसका लिख लीजिएगा, दैट इज डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसे क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कह रहे होते हैं। दूसरा, ये जो पार्ट होता है पीसीटी वाला, पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, यहीं पे लिख लो, पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज प्रॉक्सिमल। तो पीसीटी का फुल फॉर्म क्या बताया, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। बात समझ में आ गई। तो ये इतने कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं किसमें, एक नेफ्रॉन में। ये नेफ्रॉन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो नेफ्रॉन के कौन कौन से कंपोनेंट है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो यही कंपोनेंट्स होते हैं नेफ्रॉन के, जो बेसिकली क्या करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन में, किसमें, यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कैसे करते हैं, ये लिख लो यहां पे। ये क्या होता है, रीनल आर्टरी है, और एक क्या होगा, दैट इज रीनल
वेन, वेन। अब देखिए ब्लड है, ब्लड में आप जो फूड का डाइजेशन हो रहा था, देखो जो फूड का डाइजेशन हो रहा था, डाइजेशन होने के बाद क्या मिल रहा था? अनडाइजेस्टेड फूड मिल रहा था। क्या मिल रहा था? अनडाइजेस्टेड फूड मिल रहा था। ये अनडाइजेस्टेड फूड कहां पर होगा? ब्लड में ही तो होगा। कहां होगा? ब्लड में ही होगा। और कल बताया था कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग होगा। क्या होगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग मिलेगा वो सब कहां है? ब्लड में ही है। तो ये जो आपकी आर्टरीज वेन है ये क्या होगा? ब्लड को लेके आएंगी। तो जो ग्लोमेरुलस होता है, इस ग्लोमेरुलस से ये ब्लड क्या होता है? जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस, उस ग्लोमेरुलस की जो वॉल होती है, उस वॉल के थ्रू ब्लड क्या होता है? फिल्ट्रेट हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? फिल्ट्रेट। बात समझ में आई कि जो ब्लड इधर से आया, जो ब्लड आया, इस ब्लड को ग्लोमेरुलस की वॉल के थ्रू फिल्ट्रेट होकर वो कहां चला जाता है? बोमन कैप्सूल में चला जाता है। कहां चला जाता है? बोमन कैप्सूल में। तो पहली बार कहां फिल्ट्रेट होता है? पहली बार तो ग्लोमेरुलस की वॉल से फिल्ट्रेट होता है, फिर बोमन कैप्सूल की वॉल फिल्ट्रेट करती है। फिल्ट्रेट होने के बाद जो फिल्टर हुआ पार्ट कहां जाता है? बोमन कैप्सूल में। इसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। बात समझ में आई? और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। बात समझ में आई कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसे कहते हैं? उसके बाद क्या होगा? वो फिल्ट्रेट कहां पर आएगा? पीसीटी में आएगा। पीसीटी से कहां जाएगा? लूप ऑफ हेनले में जाएगा। तो ये डिसेंड कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो लूप ऑफ हेनले ये थिक है, मोटा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? थिक लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थिक लूप ऑफ हेनले भी कहते हैं। और ये क्या है? थिन है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? थिन लूप ऑफ हेनले कहते हैं। क्या कहते हैं? थिन लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से होता हुआ कहां जाएगा? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। कहां जाएगा? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जाएगा। और जब ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में पहुंचेगा तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से जो फिल्ट्रेट होगा, पहले कहां आया? आपके ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस से कहां गया? पीसीटी। पीसीटी से कहां गया? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से फिर कहां गया? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में गया। कहां गया? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कहां जाएगा? पीसीटी से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से अब कहां जाएगा? डीसीटी। और फिर डीसीटी से कहां चला जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होगा ये कहां जाकर ओपन होगा? इस कलेक्टिंग डक्ट से वो कहां जाएगा? यूरिन। यहां पर जब बनेगा तो यहां पे पूरा क्या आ रहा होगा? यूरिन आ रही होगी, कंसंट्रेटेड यूरिन आ रही है। ठीक है, यूरिन। अब यहां पर जब आ गया कलेक्टिंग डक्ट में, तब यहां से ये कहां जाता है? देखिए कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद कलेक्टिंग डक्ट से वो तुरंत कहां जाएगा? अब देखिए, अब ये सारी चीज, एक चीज और ध्यान देना कि ये पूरा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था ये किसके अंदर है? ये किडनी के अंदर ही है। तो अब किडनी से बाहर फिल्ट्रेट किसके थ्रू निकल रहा था? कल बताया था, यूरेटर के थ्रू। तो अब यहां से कलेक्टिंग डक्ट से कहां जाएगा? ये यूरेटर में जाएगा। कहां जाएगा? यूरेटर में। और यूरेटर से कहां जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा। और यूरिनरी ब्लैडर से कहां जाएगा? यूरिथ्रा में जाएगा। और फिर यूरिथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और यूरिन क्या हो गई? पूरी पास हो गई। बात समझ में आई? हमने कुछ नहीं कहा, यहां पे आर्टरीज वेन है, ये ब्लड लेकर आ रही हैं। ब्लड लेकर आएंगी तो ग्लोमेरुलस की जो वॉल है, जो ग्लोमेरुलस, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बना है, ये ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस की जो वॉल है, वॉल से वो फिल्ट्रेट होकर बोमन कैप्सूल तक आएगा। ये जो कप शेप आपको दिख रहा है यही बोमन कैप्सूल है। अब जो बोमन कैप्सूल की वॉल है उसको भी क्या करेंगी? उस ग्लोमेरुलर जो बोमन कैप्सूल की वॉल है वो भी उसे क्या करेंगी? ब्लड को फिल्टर करेगी।
तो फिल्टर करने के बाद कहां आया, पीसीटी में, पीसीटी से कहां गया, लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से कहां गया, डीसीटी में, डीसीटी से कहां गया, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में ये यूरिन बन चुका होगा। अब ये यूरिन कहां जाएगा, यूरेटर में, यूरेटर से कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से कहां चला जाएगा, यूरिथ्रा, और फिर यूरिथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से आउटसाइड एक्सक्रीट हो जाएगा। बात समझ में आई? ये आपका क्या था, पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, बेसिकली ये जो पूरा लेक्चर बेस्ड था वो किडनी पे बेस्ड था, किडनी के पार्ट्स पे बेस्ड था। किडनी क्या है, किडनी किससे कंस्टिट्यूट हो रही है, नेफ्रॉन से, तो नेफ्रॉन किससे किससे बना हुआ, ये सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस कर ली। बात समझ में आई? जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेसिकली, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करेंगे, किडनी हमारा खत्म हो चुका है, तो यहां पे एक टॉपिक हमको और पढ़ना है कि ये यूरिन बन तो गई, लेकिन प्रोसीजर क्या था भाई, कैसे यूरिन फॉर्म हो रही है, तो क्या मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, क्या मैकेनिज्म, कैसे यूरिन बन रहा है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जरूर देखिएगा। और उसके साथ साथ यूरिन, जब आप मैकेनिज्म पढ़ लोगे तो किडनी यूरिन खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, यूरेटर को, यूरिथ्रा को और यूरिनरी ब्लैडर को। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में यूरिन बन कैसे रहा। अभी तो मैंने बता दिया यूरिन यहां तक बन के आ गई, लेकिन कैसे यूरिन बनी, कैसे कंसंट्रेट हुई यूरिन, इस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।